फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों के विषय में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को भी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मुगल कालीन इतिहास को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुगल कालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आता है बाबरनामा, जिसको खुद बाबर ने लिखा था, यानी कि ये बाबर की आत्मकथा थी। अन्य नाम इसका जो है वो है तुजुके बाबरी या फिर वाक्याते बाबरी। इसकी जो भाषा है वो तुर्की है। इसका जो फारसी अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय पर तथा साथ ही साथ पायंद खान ने भी किया था। तुर्की से अगर अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो वो मैडम बेवरीज ने इसका अनुवाद किया था, जो कि सबसे ज्यादा प्रामाणिक अनुवाद माना जाता है। फारसी से अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो वो लीडन ने, आर्सेकिन और एल्किन तीनों ने मिलकर किया था। अगर बात करें इसके उर्दू अनुवाद की तो इसका उर्दू अनुवाद नासिरुद्दीन हैदर, जो कि दिल्ली का निवासी था, 1924 ईस्वी में उसने किया था। एक और पुस्तक जिससे हमें मुगल इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वो है तारीख रशीदी, जिसका लेखक है मिर्जा मोहम्मद हैदर और जो इसकी भाषा है वो है फारसी। एक अन्य पुस्तक हुमायूं नामा है, जिसको गुलबदन बेगम, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, उसने इसको लिखा है। हुमायूं और कामरान, जो उसका दूसरा भाई था, उसके मध्य जो युद्ध होता है उसका वर्णन उसने इस पुस्तक में किया है। अगली पुस्तक है तज़किरातुल वाक़ियात। ये जौहर आफ्ताबची की पुस्तक है। इसकी जो भाषा है वो फारसी है और इसे अकबर के कहने पर लिखा गया था। अगली पुस्तक तारीख दौलत शेर शाही है, जिसका लेखक हसन अली खां था और इसकी जो भाषा थी वो फारसी थी। अगली पुस्तक की बात करें तो ये है तारीख शेर शाही। इसको अब्बास खां सरवानी ने लिखा था। इसकी जो भाषा है वो फारसी है और इसे अकबर के कहने पर लिखा गया था। अगली पुस्तक की अगर बात करें तो वो है वाक़ियात मुश्ताकी, जिसको लिखा था शेख रिज़ाकुल्ला ने। इसकी जो भाषा है वो फारसी है और बहलोल लोदी से अकबर तक के समय काल का इसमें वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक है तारीख दाऊदी, जिसका लेखक है अब्दुल्ला। इसे जहांगीर के शासन में लिखा गया है, लेकिन जो इसमें वर्णन दिया गया है वो शेर शाह के बारे में दिया गया है। अगली पुस्तक है अकबरनामा, जिसको अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। उसने इसे 3 भागों में लिखा है और इसी का जो तीसरा भाग है उसे आईने अकबरी कहा जाता है। अगली पुस्तक है तबकाते अकबरी, जिसको लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। इसके बाद अगली पुस्तक आती है तारीख बदायूनी। इसका जो लेखक है वो है अब्दुल कादिर बदायूनी, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अगर बात करें अब्दुल कादिर बदायूनी की तो इसे अकबर के दरबार में संरक्षण प्राप्त था और यह उसकी धार्मिक नीति का कट्टर विरोधी था। आगे बात करते हैं तुजुके जहांगीरी का। ये क्या है? ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसकी जो भाषा है वो फारसी है और इसके बाद जब जहांगीर के बाद इसको पूरा किया है मोतीमिद खां ने। अगली पुस्तक की बात करें तो वो है इकबाल नामा, जो कि खुद मोतीमिद खां ने लिखी है। अगली पुस्तक है पादशाह नामा। इसे 3 दरबारी कवियों ने लिखा है और इसमें शाहजहां के काल का वर्णन दिया गया है। इसको लिखने वाले जो 3 दरबारी कवि हैं वो है मोहम्मद अमीर कजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। इन तीनों ने मिलकर इसको लिखा है। मोहम्मद अमीर काजवीनी की बात करें तो इसने शाहजहां के विद्रोह के लिए नूरजहां को उत्तरदायी ठहराया था। आगे बात करते हैं मुंतखाब उल लबाब की। इसे लिखा है हाशिम खां या फिर खफी खां ने। ये हैदराबाद के निजामुल मुल्क का दीवान बन गया था बाद में, और बाद में उसने ये पुस्तक उसी को भेंट की थी। अगली पुस्तक है खुलासत उल तवारीख, जो कि लिखी है सुजान राय खत्री ने। इसमें पांडवों से लेके औरंगजेब तक के काल का वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक है कानूने हुमायूनी। इसको लिखा है ख्वांद मीर ने और ये ख्वांद मीर की अंतिम रचना मानी जाती है। अगली पुस्तक है तोहफा अकबर शाही। इसे लिखा है अब्बास खां सरवानी ने।
अकबर के कहने पर इसका लेखन किया गया और इसमें शेरशाह सूरी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब्बास खान सरवानी ने इसे अकबर को समर्पित किया था। आगे जो कुछ अन्य पुस्तकें हैं जिनसे हमें मुगल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो हैं तारीख शाही अहमद यादगार की पुस्तक, तारीख शाहजहानी सादिक खां की पुस्तक, नफाइस उल मनासिर मीर अलाउद्दौला कजवीनी की पुस्तक, फुतुहात आलमगीरी ईश्वरदास नागर की पुस्तक। जो फुतुहात आलमगीरी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। इसके जो लेखक हैं वो हैं ईश्वरदास नागर। इसके अलावा है मासिर आलमगीरी, इसको लिखा है साकी मुस्तैद खान ने। इसके अलावा जफरनामा मौलाना यजीदी की पुस्तक है। इसके अलावा एक जफरनामा और है जो कि गुरु गोविंद सिंह का औरंगजेब को लिखा गया पत्र है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का औरंगजेब को जो लिखा गया पत्र था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जफरनामा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मुगल वंश की। मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की जाती है और अगर इसके अंत की बात करें तो 1858 आधुनिक युग में जब 1857 की क्रांति होती है तो वहां तक इसका इतिहास माना जाता है। यानी कि जो 1857 में जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था वो मुगल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो आप जानते हैं कि बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबरनामा में बाबर स्वयं को अपनी मां के वंश के नाम से मानने पर जोर देता है, इसलिए इनका वंश मुगल वंश कहलाया। मां की तरफ से यह मंगोल वंश का था और चंगेज खां का 14वां वंशज था। इसके अलावा पिता की तरफ से बात करें तो ये तैमूर का 5वां वंशज था। आगे बात करते हैं मुगल काल के जो मुगल वंश के जो शासक हुए उनके बारे में कि मुगल वंश में कौन कौन से शासक हुए थे। तो मुगल वंश के शासकों की अगर बात करें तो मुगल वंश के शासक हैं सबसे पहले बाबर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना करता है और 1530 ईस्वी तक शासन करता है। ये मुगल वंश का संस्थापक था। उसके बाद शासक बनता है इसका पुत्र हुमायूं जो 1530 में शासक बनता है और 1540 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद 1540 में जो शेरशाह सूरी था उसके साथ इसका युद्ध होता है और मुगल सत्ता इनके हाथ से निकल जाती है और शेरशाह सूरी वंश की स्थापना करता है। उसके बाद 1555 में यह पुनः भारत में मुगल वंश की द्वितीय स्थापना करता है और 1556 ईस्वी तक शासन करता है। यानी कि यह मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक था जो 2 बार शासक बनता है। इसके बाद शासक बनता है इसका पुत्र अकबर जो 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ शासक बनता है और 1605 ईस्वी तक शासक रहता है। यह इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इसके बाद शासक बनता है इसका पुत्र जहांगीर जिसका जो मूल नाम था वो सलीम था। ये 1605 में शासक बनता है और 1627 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद शासक बनता है इसका पुत्र शाहजहां जिसका नाम खुर्रम था। ये 1627 ईस्वी में शासक बनता है और 1658 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद शासक बनता है औरंगजेब जो कि 1658 ईस्वी में शासक बनता है और 1707 ईस्वी तक शासन करता है और यह मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। यहीं से हम इसमें सिर्फ इतने ही शासकों को पढ़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि 1707 ईस्वी से हम भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास के प्रारंभ को मानते हैं। यानी कि यहाँ से आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो जाती है। तो इसके बाद के जो शासक हैं जिनको हम उत्तर मुगलकालीन शासक कहते हैं उनका अध्ययन हम आधुनिक भारत के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये नोट है कि इसके बाद के जो भी शासक हैं उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ से मुगल वंश का पतन शुरू हो जाता है। यानी कि औरंगजेब के बाद से मुगल वंश का पतन शुरू हो जाता है और जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में धीरे धीरे अपनी सत्ता की स्थापना करने लगती हैं। आगे बात करते हैं एक एक करके इनके शासकों के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले देखेंगे इसके संस्थापक बाबर के विषय में। बाबर की अगर बात करें तो आप जानते हैं 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना जगह पर होता है। इसका जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इसकी माता का नाम कुतुबुल निगार खानम था।
उपाधि की अगर बात करें तो इसकी उपाधि पातशाह थी। इसके अलावा एक उपाधि इसकी कलंदर भी थी, जो पानीपत युद्ध के बाद इसने धारण की थी। पातशाह की उपाधि धारण करने वाला भी यह पहला मुगल शासक था, और जो पातशाह की उपाधि थी वो इसने काबुल विजय के पश्चात धारण की थी। इससे पहले ये लोग मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, जैसे कि इसके पिता शेख उमर मिर्जा। बाबर ने कुछ सिक्के भी चलाए थे, जिसमें चांदी का शाहरुख तथा एक बाबरी नाम का सिक्का भी शामिल था। इसके अलावा इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसको हम तुझु के बाबरी नाम से जानते हैं, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसका एक काव्य संग्रह भी प्राप्त होता है, जो दीवान नाम से लिखा गया था। इसके अलावा इसे काव्य शैली का मुबैयान जो शैली थी उसका जन्मदाता माना जाता है। इसके अलावा इसकी एक और रचना है रिसाले उसज, जिसका अन्य नाम है खत-ए बाबरी। इसके अलावा जब वह फरगना की गद्दी पर बैठता है तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। वह बाबरनामा में लिखता है कि मनुष्य के रहने लायक दुनिया के हिस्से में समरकंद जैसा कोई आनंददायक और कोई दूसरा शहर नहीं है। यह कथन उसकी जो आत्मकथा है बाबरनामा उसमें मिलता है। इसके अलावा उसी में मिलता है कि मैंने फरगना के लिए समरकंद को खो दिया और अब फरगना भी मेरे हाथ से निकल गया। यह भी बाबर का ही कथन है। इसके अलावा एक युद्ध होता है 1502 ईस्वी में, सरे पुल का युद्ध, जो कि होता है बाबर तथा शेबानी खां के मध्य। शेबानी खां मध्य एशिया में इसका सबसे बड़ा शत्रु था। इसी युद्ध में शेबानी खां ने उज़्बेकों की जो तुलगुमा पद्धति थी, तुलगुमा युद्ध की जो पद्धति थी, उसका प्रयोग वो शेबानी खां पहली बार यहाँ पर करता है। समरकंद की प्राप्ति के क्रम में ईरान की सहायता प्राप्त करने के लिए बाबर ने कुछ समय तक शिया मत को भी अपनाया था। बाबर क्या था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन क्योंकि समरकंद प्राप्त करने के लिए इसको ईरान की सहायता चाहिए थी, और जो ईरान का शासक था वो शिया मत को मानने वाला था, इसलिए उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए वो कुछ समय तक शिया भी बन गया था। आगे इसकी युद्ध प्रणालियों की अगर बात करें तो इसकी कई टाइप की युद्ध प्रणालियां थी, जिनको इसने अलग अलग देशों से, अलग अलग देशों की जगह से सीखा था। तो इसकी जो तुलगुमा व्यू प्रणाली थी उसको इसने उज़्बेकों से सीखा था। बंदूक का प्रयोग इसने ईरानियों से सीखा था। घुड़सवारी इसने तुर्कों से सीखी थी, और व्यू रचना मंगोल और अफगानों से सीखी थी। इसके अलावा इसकी तोप चलाने की जो पद्धति थी वो उस्मानी पद्धति थी। इसकी सेना में 2 तोपची भी थे, जो कि थे उस्ताद अली और मुस्तफा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बाबर के जो तोपची थे उनका नाम क्या था, तो एक का नाम उस्ताद अली था और दूसरे का नाम मुस्तफा था। बाबरनामा में इसने 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। जब ये भारत पर आक्रमण करने आता है तो उस समय ये भारत में 7 वंशों का या 7 जो राजा थे उनका 7 राज्यों का उल्लेख करता है, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। तो मुस्लिम राज्यों की बात करें तो उसमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात थे। इसके अलावा 2 हिंदू राज्यों में अगर बात करें तो पहला मेवाड़ था, जहां का शासक राणा सांगा, जिसको संग्राम सिंह भी कहते थे, वो था, और दूसरा था विजयनगर, जहां का शासक था कृष्णदेव राय, जिसको बाबर ने सबसे शक्तिशाली कहा था। आगे बात करते हैं इसके भारत पे आक्रमणों की। तो अगर बाबर के भारत पर आक्रमणों की बात करें तो जो इसका पहला आक्रमण था वो 1519 ईस्वी में बाजौर के दुर्ग पर होता है। ये जो आक्रमण था इसका वो यूसुफजाइयों के विरुद्ध था। ये पहला युद्ध था जिसमें भारत में तोपों एवं बंदूकों का प्रयोग हुआ था। मतलब भारत में पहले तोपों और बंदूकों का प्रयोग नहीं था, बाबर ही भारत में बंदूक और तोपों को लेकर आया था, और उसी ने बाजौर के दुर्ग पर कब्जा करने के लिए जब आक्रमण किया था तो उसमें तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया था। इसी युद्ध में उसने बाद में भीरा पर भी अधिकार कर लिया था। यानी अगर प्रश्न आता है कि बाबर ने सबसे पहले किन दुर्गों पर अधिकार किया था, तो वो बाजौर और भीरा थे। अगले आक्रमण की बात करें तो अगला आक्रमण इसका होता है 1519 ईस्वी में, जो कि होता है पेशावर पर। उसके बाद इसका जो तीसरा आक्रमण था, तीसरा आक्रमण होता है पंजाब में 320 ईस्वी में, और इस समय इसने सियालकोट पर अधिकार कर लिया था। चौथा आक्रमण इसका 1524 ईस्वी में होता है लाहौर और दीपालपुर पर। पांचवा आक्रमण इसका 1525 ईस्वी में होता है दौलत खान लोधी के विरुद्ध, और जो दौलत खान लोधी था उस टाइम पे पंजाब का सूबेदार था। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना की, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि होता है 1526 ईस्वी में। इस युद्ध की जो तिथि है वो है 21 अप्रैल 1526। यह होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और इसमें बाबर विजयी होता है। इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और वो पहला सल्तनत कालीन शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके अलावा इसी युद्ध में ग्वालियर का जो शासक था राजा विक्रमजीत, वो भी इसी युद्ध में मारा गया था, जो कि इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था।
अगर बात करें मुगल वंश की स्थापना की तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल वंश की स्थापना की जाती है। बाबर को इसी में कोहिनूर हीरा भेंट किया गया था, जो कि उसे भेंट किया था हुमायूं ने, और हुमायूं को यह प्राप्त हुआ था विक्रमजीत से। उदारता पूर्वक धन वितरण किया गया इस युद्ध के पश्चात, और इसी युद्ध के पश्चात उदारता पूर्वक धन वितरण करने के कारण बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। उसके दो अमीर थे, एक था ख्वाजा कला और दूसरा था मीर मीरान। ये भारत में रहने के पक्ष में नहीं थे। जैसे कि आप जानते हैं, अभी तक जितने भी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने भारत में लूट खसोट मचाई, जो भी धन वगैरह था वो लूट कर यहाँ से वापस चले गए। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया, तो उसके जो दो अमीर थे ख्वाजा कला और मीर मीरान, वो भारत में रहने के पक्ष में नहीं थे। यानी वो चाहते थे कि बाबर यहाँ से धन एकत्रित करके वापस लौट चले। इसके बाद युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जो कि होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य। खानवा का युद्ध होता है 16 मार्च 1527 ईस्वी में। जो खानवा जगह है वो सीकरी से 10 मील दूर स्थित एक जगह है। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है और इसमें बाबर विजयी होता है। पानीपत ने पातशाह बनाया तथा खानवा ने स्थायी राज्य दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उसे पातशाह बन गया था, मतलब पानीपत युद्ध के बाद बाबर। उसके अलावा जो रही बची कसर थी वो खानवा के युद्ध ने पूरी कर दी, और वहां पर खानवा युद्ध के पश्चात भारत में उसको स्थायी राज्य मिल गया, क्योंकि अब उसको टक्कर देने वाला कोई दूसरा इतना शक्तिशाली शासक उत्तर भारत में नहीं बचा था। राणा सांगा की तरफ से जो मुस्लिम सेनानायक इस युद्ध में भाग ले रहे थे वो थे हसन खां मेवाती और महमूद लोदी तथा आलम खां लोदी। जो आलम खां लोदी था वो इब्राहिम लोदी का चाचा था। आगे बात करते हैं, हसन खां मेवाती इस युद्ध में मारा गया था, जो कि इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ रहा था। एक ज्योतिषी ने इस युद्ध के बारे में बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी, इसलिए बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए जिहाद की घोषणा की थी। यही वो युद्ध था जिसमें बाबर जिहाद की घोषणा करता है, यानी कि इस युद्ध को धर्म युद्ध बना देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके जो सैनिक हैं वो लड़ने से इनकार ना कर दें। लड़ने से इनकार वो इसलिए करते क्योंकि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि बाबर इस युद्ध को हार जाएगा। तो जब सैनिकों को ये लगेगा कि हम हार तो पहले ही जाएंगे, मतलब हमें हारना तय ही है हमारा, तो हम इस युद्ध में फिर लड़े ही क्यों। तो इसीलिए उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए बाबर ने ऐसा किया था। बाबर ने और कौन कौन से कार्य किए थे जिससे उसके जो सैनिक है वो इस युद्ध में जी जान लगाकर लड़ जाएं? तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो शराब पीने पर उसने रोक लगा दी थी कि कोई शराब नहीं पिएगा। तमगा और व्यापारिक कर जो सैनिकों को देना पड़ता था उससे सैनिकों को मुक्त कर दिया। रशबुक विलियम ने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा की जो सेना का अनुपात था वो 1:8 था, लेकिन जो एल श्रीवास्तव हैं उनके अनुसार ये 1:2 था। मतलब निश्चित ही जो बाबर की सेना थी वो इब्राहिम लोदी की सेना से कम थी, सॉरी राणा सांगा की सेना से कम थी, लेकिन इतनी ज्यादा कम भी नहीं थी। राणा सांगा इस युद्ध में घायल होते हैं और घायल होने की वजह से वो नेतृत्व नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इनकी सेना का जो उत्साह था वो कम हो जाता है और जो राणा सांगा थे वो हार जाते हैं और बाबर विजयी हो जाता है। बाबर ने इसी युद्ध के बाद गाजी की उपाधि ली थी। गाजी काफिरों के विनाशक को कहा जाता है। इसने इसी युद्ध के पश्चात राजपूतों के शिरों की जो सिर थे उनका ढेर लगाकर एक मीनार बनाई और गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे बात करें अगले युद्ध की, तो अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध, जो कि होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। ये होता है बाबर और मेंदिनी राय के मध्य। इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है। इसमें राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। मेंदिनी राय की जो 2 पुत्रियां थी वो हुमायूं तथा कामरान को प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद जो युद्ध होता है वो होता है घाघरा का युद्ध, जो कि होता है 5 मई 1529 ईस्वी को। बाबर और अफगानों के मध्य होता है और इसमें भी बाबर विजयी होता है और यह बाबर का अंतिम युद्ध माना जाता है। आपको पता है बाबर के आने से पहले दिल्ली सल्तनत पर अफगानों का राज्य था, तो बाबर के आने पर वो अपने राज्य को भूल नहीं पाते और मतलब कोशिश करते हैं कि वो दोबारा से बाबर को हराकर और यहाँ से उसे बाहर निकालकर वापस दिल्ली पर अपना अधिकार जमा ले, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते और बाबर से हार जाते हैं। आगे अगर बात करें, खानवा के बाद जो महमूद लोदी था वो बिहार में शरण ले लिया था। जब खानवा का युद्ध होता है तो खानवा के युद्ध में जो महमूद लोदी था वो राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग ले रहा था। जब राणा सांगा की हार हो जाती है तो महमूद लोदी वहां से भागकर बिहार चला जाता है और वहां जाकर शरण ले लेता है। इसके अलावा जो बंगाल का शासक था उस समय नुसरत शाह, वो भी अफगानों की सहायता कर रहा था बाबर के खिलाफ, जबकि बाबर से उसके अच्छे संबंध थे, फिर भी वो चोरी छुपे अफगानों की मदद कर रहा था।
यह पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था और इस युद्ध में अफगानों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, यानी कि रही बची जो उनकी कोशिश थी कि भारत से बाबर को बाहर निकालकर पुनः अपना आधिपत्य भारत पर कर ले, तो ऐसा वो नहीं कर पाए। बाबर की अगर मृत्यु की बात करें तो बाबर की मृत्यु आरपी त्रिपाठी के अनुसार उस पर जलवायु का प्रभाव था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। मतलब वहां की जैसी जलवायु से बाबर आया था वो यहाँ की जलवायु में एडजस्ट नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री थी उसके अनुसार इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा जहर देने से उसकी मृत्यु हुई थी। इसको अगर दफनाने की बात करें तो इसको पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल में इसको दफनाया गया और काबुल में उसकी पत्नी के द्वारा इसे दफनाया गया था जो कि शेर शाह के शासनकाल में उसे यहाँ से काबुल लेकर गई थी। उसने अपने पुत्र हुमायूं को अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके पश्चात हुमायूं मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की और उसने क्या क्या कौन कौन से युद्ध लड़े और किसके शासक को हराया। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।